जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से वेलकम हैं? सर, वेलकम एवरीवन। आज हम थोड़ा सा टॉपिक अपना जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। हम पिछले कुछ अरसे से जब ह्यूमिलिटी पे काम कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि अब हमारी बाकी ज़िंदगी जो है वो ह्यूमिलिटी पे बात करते हुए ही गुजरेगी। लेकिन इंशाल्लाह अब हम अगले टॉपिक पे जा रहे हैं, और ये जो है ये मेरा ख्याल है कि तीन तीन या चार सेशंस इस पर होंगे। ये है हौसला, करेज। ये ह्यूमिलिटी के साथ वो दूसरी सिफत है। अगर हम अपनी कॉन्वर्सेशंस, अपनी ज़िंदगी के एक्सपोजर को बदलने का आज फ़ैसला करते हैं तो दिस इज़ द सेकंड क्वालिटी। ये वो दूसरी सिफत है जो हमें अपने अंदर पैदा करनी है। मैं इसके बारे में एक ब्रीफ सा तारुफ आज आपसे कराना चाहता हूँ, एंड इंशाल्लाह फिर हम आगे इसके कुछ डीपर एस्पेक्ट्स पे गौर करेंगे। ह्यूमिलिटी हमें ये बताती है कि हमें आइडियाज़ को, लोगों की बातों को तवज्जो से इसलिए सुनना चाहिए कि हम सीखेंगे। अगर नई कॉन्वर्सेशंस में पार्टिसिपेट करने का मकसद ये है कि हमने नया एक्सपोजर हासिल करना है, वी वांट टू मेक दिस लाइफ अ जर्नी ऑफ इम्प्रूवमेंट, जो कि हमें करना चाहिए, तो फिर और अपनी सेल्फ डिस्कवरी और सेल्फ इम्प्रूवमेंट ये वाले एस्पेक्ट्स हमारे सामने हैं, तो फिर ये जो ह्यूमिलिटी है ये असल में आपके लिए आसानी पैदा करती है। अगर आप हर मौके पर ये समझेंगे कि मैं बड़ा हूँ और मुझे पता है, तो ये जो है ये बेसिकली ह्यूमिलिटी इज़ एन इंटेलेक्चुअल क्वालिटी, जो मैं बीच में बयान भी कर चुका हूँ। करेज का ताल्लुक अब उस अगले स्टेप से है कि जो कुछ आपने इस हम्बल माइंड सेट से, इस एटीट्यूड से, ह्यूमिलिटी के इस एटीट्यूड से जिस चीज़ का एक्सपोजर आपको मिला है, अब उसके बारे में आप क्या करेंगे। मैं आज एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस सिलसिले में, इसके इसके प्रियम्बल के तौर पर। जी, कहानी जो है ये एक ग्रीक फिलोसोफर था, प्रोडिकस। प्रोडिकस उसका नाम था। ये 5th सेंचुरी BCE का, कबल मसीह का, 5वीं सदी कबल मसीह का ये आदमी है। इसने एक कहानी लिखी थी, द चॉइस ऑफ हेराक्लीज। द चॉइस ऑफ हेराक्लीज, ये हेराक्लीज वही है जो फिर अंग्रेज़ी ज़ुबान में आकर हरक्यूलीज बन गया। द चॉइस ऑफ हेराक्लीज उसकी नौजवानी के दौर की एक कहानी है, जिसमें उसने एक कहानी के तौर पर उसने इसको प्रेजेंट किया है कि हम कुछ अखलाकी असबाक लोगों को दें। तो ये प्रोडिगस की जो कहानी है, द चॉइस ऑफ हेराक्लीज, मैं आज इससे आगाज़ कर रहा हूँ ताकि हमको एक प्रियम्बल मिल जाए अपनी आइंदा की बात करने का, क्योंकि ये बहुत अप्रोप्रिएटली बयान करती है कि ये फ़ैसला जो है कि आपने अब ह्यूमिलिटी और करेज के साथ मामला करना है या नहीं करना है, ये फ़ैसला आपको इस सफ़र के आगाज़ में, यानी ये अल्लाह का एहसान हो जाता है कि अगर ये सफ़र का आगाज़ जिस जगह पे आप कर रहे हैं ये आपकी ज़िंदगी के इब्तदाई दौर का मसला हो। लेकिन अगर ये नहीं भी हुआ तो ये भी बहुत बड़ा एहसान है कि ज़िंदगी के ख़ात्मे से पहले ये चॉइस करने का मौका मिल जाए। कहते ये हैं कि अपनी ज़िंदगी के आगाज़ में जब वो नौजवान था, तो हेराक्लीस जो है वो एक दिन इस सफ़र पे निकला कि मैंने अपनी सेल्फ़ डिस्कवरी और सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट का काम करना है। वो अभी थोड़ा ही आगे गया था तो वो एक क्रॉस रोड पे पहुंचा। एक तरफ एक गॉडेस खड़ी थी, क्योंकि आप जानते हैं कि जो यूनानी फ़लसफ़ा है उसके अंदर ये गॉड्स एंड गॉडेसेस ये सिंबलाइज करते थे उन वैल्यूज़ को, अच्छी और बुरी वैल्यूज़ को, कि जिनके अंदर हमको ज़िंदगी गुजारनी है। तो एक गॉडेस एक तरफ खड़ी थी और एक गॉडेस दूसरी तरफ खड़ी थी। ये जो एक तरफ खड़ी थी ये बहुत इनवाइटिंग थी, और जो दूसरी तरफ खड़ी थी वो खामोश बैठी थी। जो इस तरफ खड़ी थी उसका नाम था काकिया। काकिया और ग्रीक लैंग्वेज में बुराई को, वाइस को कहते हैं। बुराई को आप समझ लें, गुनाह की ज़िंदगी को, बदी को, इस तरह की चीज़ को, ये काकिया, ये दिस इज़ अ ग्रीक वर्ड। और वो बड़ी ल्योरिंग ड्रेस में उसने अपने उसको इनवाइट किया और ये कहा कि तुम इस रास्ते पर आओ, ये ज़िंदगी का वो रास्ता है कि जो तुम बड़ा इन्जॉय करोगे, हर स्टेप पर तुम्हारे लिए आराम है, ऐशो इशरत है, तुम्हारी हर ख्वाहिशात की पूरी करने का सामान है, तुम इस तरफ आओ। और दूसरी जो तरफ थी जिसकी गॉडेस खामोश खड़ी थी, ये उसकी तरफ खुद गया और उससे पूछा कि ये रास्ता क्या है। तो उसने कहा कि ये रास्ता जो है, और इस गॉडेस का नाम था अरीते। अरीते ग्रीक लैंग्वेज में ये ARETE, दिस इज प्रोनाउंस्ड एज अरीटे।
और अरीटे का मतलब होता है वर्च्यू। अंग्रेज़ी ज़ुबान में अगर इसको ट्रांसलेट करें तो इसको वर्च्यू कहते हैं। तो इसने कहा कि मैं, और तुम क्यों नहीं इनवाइट कर रही? इसने जाके पूछा कि ये रास्ता क्या है, एंड व्हाई आरंट यू इनवाइटिंग मी? तो उसने कहा कि ये रास्ता जो है ये असल में मुश्किलात से भरा हुआ है। ये रास्ता सख्तियों का रास्ता है, जिद्दोजहद का रास्ता है, अपने आप को डिसिप्लिन करने का रास्ता है, और आजमाइशों का रास्ता है। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिस पे लोगों को इनवाइट किया जाए, ये तो लोगों की अपनी क्वालिटीज़ हैं जिसकी बेसिस पर वो आते हैं। और इसमें कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर मुस्तकिल मिजाजी हो, आपके अंदर सब्र हो, आपके अंदर इस्तिकामत हो। अगर ये नहीं है तो फिर इस रास्ते पर चलने का हौसला कम ही लोग करेंगे। तुम खुद ये फैसला करो कि तुमने किस रास्ते पर जाना है। जाहिर है कि एक तरफ बहुत अच्छी इनविटेशन है और वो उसको ये बता रही है कि मैं और मेरी साथियां जो हैं वो तुम्हारे साथ इस रास्ते में तुम्हारे हमसफ़र होंगे। हम तुम्हें, वी विल गिव यू ऑल द लग्जरीज दैट यू वुड रिक्वायर एंड डिज़ायर। यहाँ से बात जब आगे बढ़ी, अब ये थोड़ी देर के लिए वो कहते हैं कि हरकुलिस बैठ के, हेराक्लीस जो है उसने सोचा कि मैंने किस चीज़ का फ़ैसला करना है, मैं यहाँ पे निकला किस लिए था। ये जो जर्नी थी जो मैंने शुरू की, ये जर्नी थी किस चीज़ के लिए? ये मेरी सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी थी और मेरी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी थी। और अगर ये मेरी सेल्फ डिस्कवरी और मेरी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी है, और मैं इस रास्ते की जो आसाइशें हैं और इसकी आसानियां हैं और इसकी लग्जरीज़ हैं और इसकी दिलचस्पियां हैं और मेरी ख्वाहिशात हैं, मैं इसके पीछे पड़ गया, तो ना तो मैं सेल्फ डिस्कवरी में आगे बढ़ सकूंगा और ना मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट ही में कोई तरक्की कर सकूंगा। चुनाचे मुझे ये फ़ैसला अगर आज करना है तो उसको देख के करना है कि मैं निकला क्यों था। चुनाचे ये कहते हैं कि हेराक्लीस ने इस सब चीज़ को सुनने के बाद जो फ़ैसला किया वो ये था कि मैंने इस रास्ते पर चलना है जो अरीते का रास्ता है, जो वर्चू का रास्ता है, जो नेकी का, भलाई का रास्ता है। और मैंने इस रास्ते को इस्तिकामत के साथ, सब्र के साथ और आजमाइशों के अंदर कामयाबी का हौसला करते हुए मैंने इस रास्ते को तय करना है। ये जो मैंने एक छोटी सी एनालॉजी आपके सामने रखी है, इसके अंदर से कुछ चीज़ें मैं निकालना चाहता हूँ जी, और वो मैं एक एक करके अगले सेशन में आपके साथ शेयर करूँगा। और फिर ये चाहूँगा कि ये आप भी फैसला करें। ये हमारी ज़िंदगी जो है, इसके सामने दो रास्ते हैं। अभी हम इससे आगे नहीं बढ़ रहे, अभी आर नॉट गोइंग इन टू द फैक्ट कि इसके बाद वो मंजिल क्या है। अभी तो हम एक बड़ी दुनियावी मंजिल के लिए भी अगर चलना चाहते हैं कि जिसमें हमने सेल्फ डिस्कवरी करनी है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करनी है, अपने आप को एक बेहतर जगह पर, एलिवेटेड जगह पर रखना है, तो फिर वो कौन सा रास्ता है जो आपने इख्तियार करना है? अरीते का रास्ता है, वर्चू का रास्ता है, भलाई का रास्ता है, या काकिया का रास्ता है, बुराई का रास्ता है, आराम का रास्ता है, लग्जरीज़ का रास्ता है, ऐशो इशरत का रास्ता है, ख्वाहिशात परस्ती का रास्ता है? क्या चीज़ है जो हमने करनी है? दिस इज़ अ चॉइस दैट एवरी इंडिविजुअल हैज़ टू मेक सम टाइम इन हिज लाइफ। इनफैक्ट अगर ये बात ठीक है, जो मेरा अपना तजर्बा भी ये है और मैं इसको बहुत, इसका प्रचार भी करता हूँ, कि ये क्रॉस रोड्स अभी असल में हमें हर लम्हा पेश आ रहा है। यानी हर उस लम्हे जिस वक्त हम कोई मॉरल चॉइस करते हैं, तो वी आर स्टैंडिंग एट दैट क्रॉस रोड्स। जो अरीते है एक तरफ, जिसमें कि मुश्किल है, जिसमें कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जिसमें कि आपको अपनी ख्वाहिशात को दबाना पड़ेगा, और दूसरा रास्ता का किया गया है। आपने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है? मैं इस एनालॉजी पर आज बात रोक रहा हूँ जी, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो जो 3-4 पॉइंट्स जो मैं इनके इस मामले में शेयर करना चाहूँगा, इंशाल्लाह हौसले ही के उन्वान से, हमारे करेज के उन्वान से ही हमारा ये टॉपिक होगा, जिसमें कि 1 2 3 4 जितने भी होंगे फिर हम लेके चलेंगे जी इंशाल्लाह। नाउ आई एम होपफुली आई विल बी अवेलेबल फॉर क्वेश्चन। बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे ये स्टोरी जो आपने बताई इस कॉन्टेक्स्ट में भी, कि हर्क्यूलिस का जनरली जो परसेप्शन है वो बड़े स्टीरियोटिपिकल स्ट्रेंथ, माचोस और लेट्स से टिपिकल करेज की एसोसिएशन है उसके साथ। वो वाला करेज के जहाँ पे दुश्मन को गिरा देना, अपनी मर्जी करना, किसी की बात ना मानना, किसी के किसी का ओबीडियंट बन के ना रहना, दलेरी, इरेवरेंट होना जैसे इज दलेरी कह करेज, सकते हैं, खतरों का मुकाबला जैसे करना। दिलेरी कहता है। और वो खतरे भी वो कौन से वाले खतरे हैं? वो बाहर वाले खतरे हैं जहाँ पे आप अनस्टॉपेबल हैं, और लेकिन अपनी सेल्फ डिस्कवरी के जर्नी में सबसे पहला कदम शायद यही होता है कि ये हौसला करना पड़ता है कि जो भी आज तक बिलीव करता था सबसे पहले तो वही चैलेंज होने लगा।
और ये इंतहाई इनवर्ड, और मोस्ट ऑफ दिस जर्नी इज गोइंग टू बी बड़ा खामोश। इसमें कोई ड्रामा, कोई ग्लैमर नहीं होगा। तो सिर्फ एक कमेंट है कि हरक्यूलिस के कॉन्टेक्स्ट में ये स्टोरी मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, बड़ी एस्पिरेशनल लगी कि यस, हरक्यूलियन हौसला चाहिए होता है राइट सेल्फ राइट डिस्कवरी राइट के राइट, व्हाट अ वंडरफुल और स्टेटमेंट, सेल्फ व्हाट इम्प्रूवमेंट अ की जर्नी वंडरफुल पे जाने। स्टेटमेंट, ज़बरदस्त। हरकुलियन हरकुलियन हौसला चाहिए होता है जी, दैट इज़ सो राइट। थैंक यू जी। जैन, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम मोई साहब। वालेकुम सलाम। जी बड़ी ही बेहतरीन टॉपिक आपने खोली। मैं खुद भी हर वक्त जूझता था इस सवाल से, वेरी रिलक्टेंट, वेरी ऑलवेज शाई। बहुत अच्छी टॉपिक है, बहुत अच्छा गिरा खोला आपने इसका, कि अब इसको हम सुनेंगे जरूर इंशाल्लाह। आपने बेहतरीन स्टोरी की। मैं एक बेहतरीन अपनी लाइफ की करीब की, मेरे कजन की एक पॉजिटिव स्टोरी इसी से मिलती जुलती शेयर करूंगा। एंड आई विल शेयर द स्टोरी ऑफ अनदर पर्सन विथ whom आई शेयर दिस एंड व्हाट वाज हिज रिएक्शन। ये अली भाई ने भी बड़ा बड़ा अच्छा एल्यूट किया है इस तरफ कि भाई बाज वक्त हम करेज किसको समझते हैं। क्या करेज ऐसा है कि मैं रोड पे बहुत यानी कि बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को ऐसे वैसे कर रहा हूँ, क्या ये करेज? क्या ये करेज? क्या ये करेज ये है कि ह्यूमिलिटी के साथ मैं अपने रास्ते की तरफ गामजन हूँ? किसी को पता नहीं। अली भाई ने बड़े अच्छी तरीके से कहा इसको। खैर एनीवे, मेरे एक बहुत फर्स्ट कजन है एंड ही बिकम माय इंस्पिरेशन। ऑलमोस्ट सेम एज है हम दोनों। तो वो पैदाइश के कुछ अरसे के बाद ही पोलियो हो गया उनको, और दोनों पैर अपाहिज। एंड उस जमाने में तो बहुत निग्लेक्ट भी होता था, ठीक से इलाज नहीं हुआ। और he is one of the siblings of about 7 8 people. He is one of them. तो सब जिंदगी में आगे बढ़ते गए, और ये पढ़ा भी नहीं तो इसके अंदर एक एहसास पैदा हुआ, आई एम a गुड लुकिंग पर्सन. And he kind of blamed his mother, his father all the time, that why didn't you take care of me? But without knowing that they had their constraints also, so many mouths to feed and all that. लेकिन ये कमर बांध लिया इसने, कहा कि मैं स्कूल नहीं गया हूं तो क्या हुआ, मैं कुछ बन के दिखाऊंगा। मैं अपाहिज हुआ तो क्या हुआ, मैं अपने नेक्स्ट जनरेशन को कुछ करवा के दिखा दूंगा। तो वो लड़का अपनी उसकी उसकी शादी भी हुई एक ऐसी लड़की से जिसको हमारे दूसरे और कजन ने कहीं से अडॉप्ट कर लिया था। और वो भी लड़की इसके समझ कर उससे शादी कर ली। उससे उसको बच्चे पैदा हुए, 3 लड़कियां, 1 लड़का। उसने अपनी काविशों से, मेहनत से पहली लड़की को बेहतरीन डॉक्टर बनाया, दूसरी लड़की को बेहतरीन फार्मासिस्ट बनाया, तीसरी लड़की भी फार्मासिस्ट बनी। तीनों अमेरिका में है इस वक्त, माशाल्लाह। और लड़का लंदन में है, एक चौथा लड़का। और वो आकर खुद अब यहाँ लड़कियों के साथ अमेरिका में है और अच्छी जिंदगी गुजार रहा है। और उसके भाइयां भी है करीब के। वो भाई चूंकि they kind of probably lived a complacent life because they had everything given to them, but जिंदगी में पीछे रह गए। मैं तकाबुल में कह रहा हूं, मैं मुकाबला नहीं करवाना चाह रहा हूं। मेरा आइडिया मुकाबला करवाना नहीं, सिर्फ तकाबुल है बस। तो अब वो रश्क उसको देख रहा है। तो ये स्टोरी मैंने अपने एक भाई से भी मैंने शेयर की। तो खैर, अब उन्होंने इसको एक दूसरे अंदाज से लिया। तो बस मैं यही वो मेरे लिए इतना बेहतरीन इंस्पिरेशन बन गया है कि इन स्पाइट ऑफ द ड्रॉबैक्स एंड ऑल दैट, ही वैल्यूड लाइफ, ही हम्बल्ड। और जहां जहां से जो मदद मिल सकती थी उसने लिया, जहां जहां उसने अपने आप को पेश किया, और अपने बच्चों को उसने वहां पहुंचा दिया जहां खुद देखना चाहता था वो। बस मैं ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी आपसे शेयर करना चाहता हूं। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। वाकई इट इज़ एन इंस्पिरेशनल स्टोरी। मैं इसमें सिर्फ इतनी बात गुजारिश करूँगा जी कि ये हमेशा याद रखें कि ज़िंदगी में जो आपको हालात मैसर आने हैं, दे आर लाइक द कार्ड्स यू आर डेल्ट विद व्हेन यू आर प्लेइंग अ गेम ऑफ कार्ड्स। आपने उसको खेलना कैसे है, आप उन कार्ड्स को तो नहीं बदल सकते, लेकिन योर एटीट्यूड विल डिपेंड। वो पोकर की जो गेम होती है ना जी, जो जुआ है बहुत बड़ा, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेम है पोकर की, वो असल में ये है कि जो भी मिल गया है, अब उसके साथ मैंने गुजारा कैसे करना है, और किस तरह से इसको यूज़ करते हुए, चाहे वो जो कुछ भी है, इसको यूज़ करते हुए अपनी इस बाजी को जीतना कैसे है।
तो ज़िंदगी की इस बाजी में भी आपको जो कुछ मिल रहा है वो आपके बस में नहीं, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपने उसको इस्तेमाल कैसे करना है। असल मसला ये है, असल आजमाइश ये है इंसान की, ज़िंदगी के लिए भी और आखिरत के लिए भी। मोहित साहब, बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे ये एग्जांपल भी जैन भाई की, इसलिए कि किसी में अगर हमें फिजिकल डिसेबिलिटी या कोई और डिसेबिलिटी नजर आती है तो वो हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि ये, जैसे आप कह रहे हैं ना, कि ये कार्ड उनको डील हो गया है, राइट। अब उन्होंने जो भी करना है। लेकिन जो इससे मुख्तलिफ अगर कोई मुश्किल पैदा होती हैं, अगर कोई और मिसफॉर्चून हो जाती है, बिजनेस लॉस हो जाता है या समथिंग एल्स, उसको हम अज्यूम करते हैं कि शायद अब ये नहीं होना चाहिए था टू बिगिन राइट। विद, राइट। और शायद वो रिग्रेट के एलिमेंट। और पर्सनली भी आई एम श्योर सबने देखा होगा कि मेरे ऐसे बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन हुआ जो किसी न किसी किस्म की फिजिकल डिसेबिलिटी का शिकार थे, लेकिन उनकी अचीवमेंट्स आर ट्रूली इंस्पायरिंग। बिल्कुल जी। तो आई वुड रादर not look at them with sympathy but rather look at them with empathy and learn from them how Right. did they Right. manage to fight that. I would suggest everyone should see this beautiful young man. In fact, now he would be an old man. I knew him when I was a little younger too. जिसका नाम है निक वॉइचिच। निक वॉइचिच, अगर आपने इसको नहीं सुना हुआ तो इसको YouTube पर सर्च करके सुने। निक NICK Vojcic. I think he is an inspiration. He is truly an inspiration. उसको सुने और फिर देखें कि क्या होता है हौसला। राफिया, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। मोहित साहब, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि how does one develop the courage to do or say something which is the right thing to be done at a certain instant, but which might have repercussions with your children or relatives, but you feel it is something necessary, or one is scared, or one should back out, or one should go ahead and say face the consequences. उस किस्म की करेज किस तरीके से अंदर से आती है? इसके बहुत सारे तरीके हैं जी। जो चीज़ आम तौर पर नफ्सियात की लैंग्वेज में कही जाती है उसको कहा जाता है कि विल पावर डेवलप करें। आप जो करना है उसको कर गुजरें और फिर लेट फेट टेक केयर ऑफ थिंग्स, और फिर देखें क्या होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम असल में कुछ चीज़ें अज्यूम कर रहे होते हैं कि इसके नतीजे में क्या हो जाएगा। ये जो करेज की कमी है, ये वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट। इसमें जो सबसे बड़े बड़े एलिमेंट्स हैं वो ये कि हमने वो फैसला जो कि हरकुलीज़ ने किया, वो शायद फ़ैसला आज तक किया नहीं कॉन्शियसली। वो फ़ैसला हम कर नहीं सके क्योंकि उस फैसले के अंदर कुछ ऐसे स्टेप्स हैं, वो जो बैठ के मैंने आपसे कहा ना कि एंड में बिफोर डिसाइडिंग अबाउट व्हाट टू डू ही सिट्स देयर एंड ट्राइज टू डिसाइड। तो वो क्या एनालिसिस है जो वो कर रहा है, उसकी कुछ चीज़ें तो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अगर वो आपने अपनी ज़िंदगी के हवाले से ये शेयर नहीं किया तो फिर एक्चुअली यू गेट स्टक। एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज दैट एवरी प्रॉब्लम दैट कम्स इन लाइफ इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। मैंने अगर ऐसा किया तो ये हो जाएगा, और वो जो हो जाएगा, जो मैं सोचता हूँ कि इस वाक़े में अगर मैंने करेजियस स्टेप ले लिया तो ये हो जाएगा, वो मेरे लिए एक लाइफ एंड डेथ का मसला बन जाता है। जॉब चली जाएगी, बच्चे नाराज़ हो जाएंगे, बच्चा ये कह देगा या वो ये कर देगा, एंड दैट बिकम्स अ ह्यूज एलिमेंट इन माई। बट इफ़ यू हैव रियली डिसाइडेड अबाउट व्हाट योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी, तो फिर असल में क्या होता है कि ये दीज आर जस्ट स्मॉल फायर्स अलॉन्ग द वे। हो जाएगा तो हो जाएगा। ये चीज़ असल में इतनी सिग्निफिकेंट नहीं रहती उन वैल्यूज़ के आगे कि जिन वैल्यूज़ को आप एस्क्राइब करना चाहते हैं, जिन वैल्यूज़ को आप पर अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। उनके मुकाबले में ये चीज़ें छोटी छोटी जो है ज़िंदगी में, यू टेक देम इन स्ट्राइड, ये हो जाए, देखेंगे फिर क्या होगा। और लेट से क्या होगा, वो गालियाँ दे देंगे मुझे तो दे देंगे, फिर क्या होगा। आस्क अबाउट इट इनसाइड योरसेल्फ, वेयर डू यू वांट टू रीच, what is it that you want? Don't think about how to solve this problem, think about that broader life vision that you have. ये है जो असल में, देखिए उसने क्या कहा है, मैंने इस चीज़ की तरफ इशारा किया है कि वो बैठा और उसने सोचा मैं निकला क्यों था, ये सफ़र का मकसद क्या है, मेरा इस ज़िंदगी का आपका मकसद क्या है। आपने डिसाइड किया इस पर, कुछ सोचा है इसके बारे में? अगर उसके बारे में सोचा है तो फिर ये जो छोटी छोटी सी फायर्स हैं
इनको फाइट करने में इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर ये नहीं सोचा तो फिर आज सोच लें, इसलिए क्योंकि इसके बाद एक और फायर पड़ेगी और आपको वो भी ज़िंदगी और मौत का मसला लगेगी। एंड एवरी टाइम सच थिंग्स हैपन यू विल बी स्टक, you won't have that that resilience to fight it out। यहाँ पर मैं इसलिए क्योंकि वो जो एक विजन मुझे देती है करेज, वो मौजूद नहीं है। Am I making myself clear जी? Did I answer your question? See, what I mean is, if I take the courage, for example, it's like I have to give somebody a medicine, which might have repercussions, but what I understand, it's very good for the person, but it could have repercussions. So there is the danger of facing the repercussion. What if something goes wrong? It will fall back on me. But ये फैसला तो आपने नहीं करना ना, ये तो डॉक्टर ने करना है ना। तो आप जानते हैं कि रिपरकशंस होंगी ना, आप जानते हैं कि नहीं होंगी। वो डॉक्टर ने आपको कहा है, आप उसके हिसाब से बता दें लोगों को। अगर वो आपका फैसला आपके हाथ में है तो डू टेक द राइट डिसीजन, फैसला कर लें। और अगर आपके हाथ में नहीं है, किसी और के हाथ में, तो फैसला करने वाले को बता दें। ये तो असल में इस इशू का मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि ज़िंदगी में ये जो टॉपिक हम ज़ेर बहस ला रहे हैं, वो ये नहीं है कि हम इस वक्त मौजूद इश्यूज़ को कैसे हैंडल करें। वो असल में इससे ऊपर है। वो ये है कि हमने ज़िंदगी के सफ़र को गुजारना कैसे है, उसमें ये इशू भी आ जाएगा। अगर मैं इस इशू पर फोकस करके अपनी ज़िंदगी की स्ट्रैटेजी बनाऊंगा तो मुझे वो एक वो कैसे, वो ऐसे लगेगा जैसे जैसे वो कहते हैं, एक मिसाल है ना कि गोल खाने में चौकटी मेख लगाने की कोशिश होगी। यू विल बी प्लगिंग इन अ राउंड होल विद अ स्क्वायर नेल, एंड दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग टू डू। आपकी ज़िंदगी किस तरह चल रही है? अभी तक हौसले में चल रही है, आप पास हौसले की वजह है? अगर है तो हौसले वाले फैसले कर लें, उसमें आप फिर ये पूछ नहीं रहे होंगे। लेकिन अगर नहीं चल रही तो फिर जिस तरह अभी चल रही है उस तरह गुजारें, वरना यू विल बी टेकिंग टू मच ऑफ अ रिस्क। डॉक्टर ने तो कहा है, बट रिपरकशंस के चांसेस भी हैं, बट सक्सेस के भी बहुत चांस है। राइट। सो वो जो डर है, हिम्मत नहीं हो रही कि क्या करूं, दैट करेज, वही लैक ऑफ करेज की बात हो रही थी। जो इस वक्त आप समझते हैं बेहतरीन है वो कर दें। फ्यूचर तो ना वो जानता है ना कोई और जानता है। आप नहीं करेंगे तब भी आपके ऊपर आ जाएगी बात कि आपने ये क्यों नहीं किया जब डॉक्टर कह रहा था, और करेंगे तब भी आपके ऊपर ये तो असल में आप अपने एक्शन को डिटर्मिन कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, उस तरफ करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए, और उस तरफ करेंगे तब भी कहीं वैसा ना हो जाए। तो इसमें तो यू आर बाउंड टू बी इन अगेंस्ट अ वॉल। आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। या तो आप ये एक्शन लें, कर क्या सकते हैं, राइट डाउन योर ऑप्शंस and take the best option if you are the one to decide, if you're not, you see, हम फैसले करते हैं, गलतियां भी होती हैं। जिस वक्त हमें ये लगता है कि गलती हो जाएगी तो लोग हमें बुरा भला कहेंगे, तो कहेंगे, फिर क्या होगा? वो कहेंगे बहुत इररिस्पॉन्सिबल है आप, फिर क्या होगा? Be prepared for the consequences, खुदा ना खास्ता, if something goes wrong. Be prepared for the consequences, take your decisions diligently in the best interest of everyone, or especially the best interest of the patient. बाकी होता रहेगा। हम कीमोथेरेपी देना शुरू करते हैं, उसके नतीजे में बहुत सारे उसकी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो इसलिए उसको रोकते तो नहीं है। आदमी तो फिर भी मर जाता है। यानी ऐसा तो नहीं है कि हम इलाज करते हैं तो अल्टीमेटली एक आदमी अब मर ही नहीं रहा क्योंकि इलाज हो गया था। नहीं, ज़िंदगी ने तो ऐसे ही चलना है। इसी तरह इसको लेना चाहिए। और जो नहीं ले रहा उसकी बात इतनी इंपॉर्टेंट क्यों आपके लिए? Why is it so important that a person who is not accepting that life and death go along together, वो ये समझता है कि नहीं, मेरे बाप को या मेरी बहन को या मेरे भाई को या मेरे दोस्त को तो मरना ही नहीं है, तो वो अपनी बेवकूफ़ी का इलाज कराए। वो आपको क्या कह रहा है? इंसान को मरना है, वो बेहतरीन इलाज करा के ही मर जाएगा और बगैर इलाज के भी ठीक हो जाएगा। बच्चों का मसला हो जाता है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, थैंक यू सो मच। नहीं, लेकिन आप इसको बहुत गौर करें that what I am saying is not, I am not giving you any solutions. I am only telling you to do the best thing that you can in the moment. Leave the rest to God. It is, I mean, leave the rest to God. Yeah, it is always in God's hand. We have to leave the rest to God. और कोई ऑप्शन ही नहीं है। जी सही।
सही कह रहे हैं, जो होगा वो तो फिर अल्लाह ही डिसाइड करेगा। अल्लाह ताला डिसाइड, आपने अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ये नहीं फेस करना चाहती, तो उनसे कहें वो फैसला कर लें, जो मर्जी फैसला कर लें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मोहित साहब, एक एस्पेक्ट जो राफिया बहन के कमेंट से, पर्सनल लाइफ स्टोरी से ख्याल आया मुझे, वो ये था कि एटलीस्ट पर्सनली अगर मैं ओपनली शेयर करूँ, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स आई हैव टू डू इन लाइफ मुख्तलिफ मौक़ों पे, जहाँ हौसला असल चैलेंज था, वो था ऑफ लेटिंग गो ऑफ समथिंग। और लेटिंग गो इन द सेंस कि किसी चीज़ पे कंट्रोल, किसी आउटकम के अंदर अपना स्टेक, कुछ ना करना एट टाइम्स। और वो जब आप स्टोरी सुना रहे थे हरक्यूलिस की, तो उस वक्त ही मुझे ख्याल आया कि बैठ के सवाल अपने आप से ही पूछना पड़ता है कि मेरा एंड गोल है क्या, मैं करना क्या राइट, चाहता राइट, बहुत हूं। और important। अमूमन उसमें ह्यूमिलिटी का एस्पेक्ट वो आ जाता है, जहां पे आप रियलाइज करते हैं कि मैं इससे ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकता, इसका मतलब है यही मेरा काम है। बिल्कुल। पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, इत्तेफाक हुआ देखने का कि कई ऐसे मैंने मामला देखे जहाँ पे कैंसर पेशेंट्स को डॉक्टर्स मना करते रहे इलाज मजीद कराने से, लेकिन फैमिली इंसिस्टेंट थी कि नहीं हमने कराना, और नतीजा जो निकलना था वो निकला, जो अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक है। लेकिन ये ज़रूर हुआ कि वो जो सफ़र था आखिरी चंद महीनों का, वो तकलीफ बढ़ गई उसमें। और पूरे हमदर्दी आई एम श्योर हम सबकी ऐसे फैमिली के साथ होती है, ऐसे हालात में हम समझ सकते हैं कि क्यों कोई, लेकिन सबसे बड़ा हौसले का काम भी उस वक्त ये होता है कि आप लेट गो कर दें, कि अगर एक्सपर्ट ने मशवरा दे दिया है तो उस वक्त आप उम्मीद छोड़ दें। ये भी हौसले का एक पर्सपेक्टिव है, ह्यूमिलिटी से कनेक्टेड। एब्सोल्युटली, हर जगह पे देखिए, ह्यूमिलिटी ये बताती है कि मुझे दूसरे से भी सुन लेना चाहिए, मुझे दूसरे की बात सुननी चाहिए। मैं आई एम नॉट अ नो ऑल, और आई एम नॉट बिग इनफ कि मेरा हर फैसला जो है वो लाजमन ठीक होना है, गलतियाँ भी होनी है, ये सब चीज़ें मान लूँ मैं। और करेज ये बताती है कि जो इस वक्त करने का तकाजा हो रहा है वो मैं कर गुजरूँ, छोड़ दूँ। इस वक्त मैंने ठीक काम करना है, वेल सेड, वेरी वेल कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे आई डोंट नो। सेड। मतीन, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। Ji, Assalamualaikum. I just wanted to share a few things that went through my mind. जब जैन साहब बोल रहे थे तो मुझे भी एग्जाम्पल याद आई. It's a friend of mine who went to school with me, and he moved to London, and he was actually blinded at a very young age. He was on a hunting trip with my brother actually, और उसकी आंखों में छर्रे लग गए. So he was given a chance to come here, study. He was so successful that he became head of consumerism. और उन्होंने क्या कुछ नहीं किया. So he was awarded CBE, which is one of the highest awards in the UK. But apart from that, ये stories जो हैं ये inspirational हैं. But I also think, and I could be wrong, and I would like your opinion, कि जो लोग, in spite of all the drawbacks, come out of it and shine in their lives, there is something else that kicks in. And I think it could be the survival instinct. कि either you sink or you swim. तो Right. मुझे नहीं पता कि उसमें courage की कितनी है, और what is it that in a human being is the will to survive that kicks in. Some people do it and some don't. So there is that aspect also in those inspirational stories. और जब मैंने राफिया जी की बात सुनी तो मुझे ये ख्याल आ रहा था, perhaps it might be a good idea to have a session on real problems, because I feel, and again I could be wrong, that when people relate a problem in a session like this, they may not be able to explain 100% to you what it's all about, and we may get a bad idea. So those of us who are willing to share live personal examples or not personal examples can actually discuss them, and we can take them apart. Very good, very good. Wonderful idea, ji. I actually, because I know Rafia for a long time, and we've been having
private sessions also for a very long time. I know her problems, most of the problems, and आज भी जो इनकी अभी मेरी जो इन्होंने बात फरमाई है वो मुझे मेरे इल्म में है कि क्या सिचुएशन है, तो मैं उस मालूमात की बुनियाद पर मैं जवाब दे रहा हूँ। इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं जानता नहीं हूँ सिचुएशन को। आई रेस्ट अश्योर्ड दैट आई डू नो, otherwise I would not have categorically said that these are the things that you should. But the most important thing is to understand कि ज़िंदगी में अगर आपने अपनी सफ़र की, अपनी जर्नी की डेस्टिनेशन या अपनी जर्नी की डायरेक्शन डिसाइड नहीं की है, तो हर उठने वाली प्रॉब्लम, कभी किसी मुसाफिर का पानी गिरा देना, कभी किसी और की प्रॉब्लम क्रिएट कर लेना, कभी मेरे अपने पेट में दर्द हो जाना, कभी सर में दर्द हो जाना, कभी कुछ दिखना बंद हो जाना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मुझे उस अल्टीमेट डेस्टिनेशन के वजह से हौसला देती रहेंगी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये हौसला ऐसा नहीं है, मैं तो असल में एक उसूली बात कर रहा हूँ, वरना ऐसा नहीं है। इंसान के अंदर इतनी शानदार अडेप्टेबिलिटी है, ही इज़ सो अडेप्टेबल कि अगर उसकी प्रॉब्लम कोई पैदा हो जाए आज, जिसकी वजह से उसकी जो नॉर्मल ज़िंदगी गुजर रही थी उसमें रुकावट पड़ जाए, तो वो उसमें कुछ अरसे के बाद अडेप्ट कर लेता है या टोटल हौसला हार जाता है, वो इतना डिप्रेस हो जाता है। Yeah, you are absolutely right. मेरा actually आपके जवाब की तरफ इशारा नहीं था. You gave absolutely the right answer, that you can only do so much and then you have to leave it. And when you need to use the courage, and आपने बिल्कुल सही जवाब दिया. I was actually thinking of us working as a group, because I don't know the ins and outs of the person speaking. They may not be able to relate in a short instance everything that's behind the scenes. So what you are aware of, the rest of us, at least I'm not. Right. And I also want you to comment on my first point, which is, what is it? Is there a difference between the survival instinct that kicks in and you make something of yourself, which is inspirational? ये वही बात है ना कि जब हम रोजा भी जब रखते हैं तो इसलिए रखते हैं कि we take our bodies to that level that the survival instinct kicks in and it becomes a health thing. राइट। लेकिन देखिए कितनी अजीब बात है, सब में नहीं आती, यानी ये भी एक माइंडसेट है ना, कुछ लोगों में आ जाती है और कुछ लोग जो हैं वो उससे वापस चले जाते हैं। वो जो एक बड़ी मशहूर रिसर्च हुई थी, हार्वर्ड के कुछ लोगों ने की थी ये रिसर्च, कि इफ़ टू पीपल, आई मीन a number of people, but there were two categories. One was a person who won a lottery of $1 million, and one was a person who got paraplegic, उसके बाजू टांगें कट गई हैं, और ये उन्होंने देखा कि उनका जो लेवल ऑफ पीस और सेटिस्फैक्शन और फुलफिलमेंट एंड हैप्पीनेस है इस वक्त, द डे और जस्ट बिफोर दिस इवेंट ट्रांसपायर्ड इन द लाइफ, इट कुड बी एन एक्सीडेंट जिसके अंदर वो उन्होंने अपनी लिम्स खो दी, या इट कुड बी अ ह्यूज गेन। तो उन्होंने जब ये इसको स्टडी किया आफ्टर, आई मीन इस इवेंट के बाद, उनकी जो हैप्पीनेस या फुलफिलमेंट या पीस का लेवल है वो तो इमीडिएटली चेंज हुआ होगा, लेकिन आफ्टर 6 months दे वर ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल ऑफ हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट जिस जगह वो अपने इस इवेंट से पहले थे। यानी इंसान के अंदर उसके साथ होने वाले वाक़यात असर डालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं डालते कि उसकी शख्सियत को बदल देते हैं। जो लोग पॉजिटिवली ज़िंदगी को अप्रोच कर रहे थे वो आज भी पॉजिटिवली कर रहे थे, और जो लोग नेगेटिवली कर रहे थे वो आज भी नेगेटिवली कर रहे थे। तो ये माइंडसेट है, इस माइंडसेट को डेवलप, और ये माइंडसेट जब तक आप जीते हैं, आप उसके बारे में अगर अवेयर हो गए हैं तो वो पैदा कर सकते हैं। करेज का माइंडसेट इज़ अ टोटली पॉजिटिव माइंडसेट कि मुझे इन हालात में भी गुजारा करना है, बेहतर करना है और बेहतर करना है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज़रूर देखिए, निक वॉयचिच को ज़रूर देखिए। बिफोर यू मूव ऑन टू अदर क्वेश्चंस, एक छोटा सा कमेंट। जब मुश्किल पड़ती है मुझ पे तो मेरी उस वक्त ख्वाहिश होती है कि बस कोई मेरी मदद ये करे कि मेरी मुश्किल हल कर दे। उस वक्त अगर कोई मुझे कोई प्रिंसिपल सिखाने की कोशिश करता तो यूजुअली मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, ह्यूमन नेचर यही है। लेकिन जो टू एज सॉर्ड है वो यही है कि लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट टर्निंग इवेंट्स, टीचिंग मोमेंट्स होते भी वही हैं जब हम ऐसी मुश्किल में पड़ जाते हैं कि जिसका हल हमें निकालना ज़रूरी होता है। तो द हम्बल सबमिशन मैं जो भी असल में आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ कि येस फॉर श्योर
अगर ऐसा सेशन हम प्लान कर सकते हैं जहाँ पे लोग आके मोई साहब से अपनी एग्जैक्ट स्पेसिफिक प्रॉब्लम शेयर करें, मशवरा करें, तो वो बहुत यूज़फुल होगा। लेकिन मेरी हम्बल सजेशन ये होगी कि ये जो इस वक्त हम कर रहे हैं ये शायद ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि यस, जो भी इस वक्त यहाँ पे ऐसी मुश्किल लेके बैठा हुआ है कि जो चाह रहा है, जो हावी हो चुकी है, परवेसिव हो चुकी है उनकी लाइफ के ऊपर, वो यकीनन ये चाह रहे होंगे कि उनकी मुश्किल फ़ौरन हल हो जाए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो भी ऐसी किसी मुश्किल में फंसा उसके मसला हल कर दें इंशाल्लाह फ़ौरन। लेकिन यही वो मौका है कि जब हम अगर प्रिंसिपल बेस्ड बात सुनेंगे फ्रॉम समवन लाइक मोहित साहब, तो शायद हमारी ज़िंदगी में कोई वैल्यू, कोई एक्शनेबल वैल्यू भी ऐड करेगी, वरना तो हम सुनेंगे एक कान से दूसरे कान से निकाल देंगे। क्वाइट राइट, इंशाल्लाह। फरिया, आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना था, कभी-कभी इफ यू आर बीइंग करेजियस इट काइंड ऑफ क्लैशेस विद बीइंग काइंड, तो किसको ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए? वन शुड, मुझे ऐसे लगता है दैट यू नो यू शुड ट्राई टू बी काइंड ऑलवेज, करेज को साइड पे रख देना चाहिए, बट प्लीज इसमें आप थोड़ा सा गाइड कर दें। एक्चुअली करेज इज नॉट अगेंस्ट काइंडनेस। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, इसकी प्लेसमेंट ठीक कर लेते हैं। ह्यूमिलिटी ये है कि मैं गौर करूँ सिचुएशन पे, और इसको लोगों से अगर ज़रूरत पड़ती है तो मशवरा करूँ, जानूँ कि इस वक्त मेरे से क्या तकाजा है, इस वक्त मेरे से किस प्रिंसिपल पर चलने का तकाजा है, अल्लाह ताला क्या पसंद करेंगे मेरे से। फॉर इंस्टेंस, ये ह्यूमिलिटी का इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी है, ह्यूमिलिटी का माइंडसेट है जो इसके लिए तैयार है कि मैं अपनी अना को साइड पे रखूँगा, अपनी ईगो को साइड पे रखूँगा, माफ़ी मांग लूँगा, आई विल बी काइंड। अब ये जो आपने फैसला किया है, इसको कर गुजरने के लिए करेज चाहिए। ये है दोनों का ताल्लुक। ह्यूमिलिटी बेसिकली एक इंटेलेक्चुअल अप्रोच है ज़िंदगी की, और करेज उस इंटेलेक्चुअल अप्रोच को फॉलो थ्रू कर देना उस पर। अब देखिए, काइंडनेस का प्रिंसिपल जो है वो करेज से नहीं टकराएगा, वो असल में इससे टकराएगा कि आप ऐसा मॉरल डायलेमा है जिसका शिकार हैं कि जिसमें आपको लगता है कि यू कैन ईदर बी काइंड और बी ब्लंटली ट्रूथफुल। फॉर इंस्टेंस, ये मिसाल हो सकती है, अगर दोनों सूरतों में वॉट एवर यू डिसाइड, दिस इज ह्यूमिलिटी, दिस इज डिलिबरेशन, कि आपने इन दोनों का एनालिसिस करके ये डिसाइड करना है कि क्या मुझे काइंडनेस इख्तियार करनी है या ब्लंट ऑनेस्टी इख्तियार करनी है। वंस यू डिसाइड दैट, और उसके बारे में आप इत्मीनान कर लेते हैं कि ये मेरे प्रिंसिपल्स के ऐन मुताबिक है, तो फिर नाउ करेज इज़ व्हाट विल अलाउ यू टू गो थ्रू विद दैट डिसीजन। करेज का तकाजा काइंडनेस के साथ भी हो सकता है, और करेज का तकाजा ये भी हो सकता है कि आपको ब्लंट ऑनेस्टी इख्तियार करनी है। ये तो उससे डिपेंड करेगा कि आपने उस मॉरल डिलेमा को रिजॉल्व कैसे किया है। तो बात में, आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर, इज इट ऑल? बात वाज़ेह होगी जी। यानी यूँ समझ लें कि ह्यूमिलिटी एंड करेज, बोथ दीज एट्रीब्यूट्स या क्वालिटीज़, ये बेसिकली उस माइंडसेट को बयान कर रहे हैं जो प्रिंसिपल सेंटर्ड होने के लिए ज़रूरी है। ये और कोई, ये प्रिंसिपल्स में से, यानी मैं इनको हमेशा जब प्रिंसिपल्स की लिस्ट आपके साथ शेयर करूंगा, अगर कभी ज़िंदगी में मौका मिला, तो इनको मैं ऊपर लिखता हूँ कि ये प्रिंसिपल्स हैं। मसलन ऑनेस्टी, मसलन ग्रैटिट्यूड, ये प्रिंसिपल्स हैं। मसलन काइंडनेस, ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो आपको जज करना है कि क्या इस वक्त काइंडनेस की ज़रूरत है, ऑनेस्टी की ज़रूरत है, ग्रैटिट्यूड की ज़रूरत है। अब जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, इसको जानने में ह्यूमिलिटी चाहिए और इसको कर गुजरने में करेज चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, समझ आ गई। आज से शायद 25 साल पहले एक जॉब इंटरव्यू दे रहा था मैं, एंड द जेंटलमैन सिटिंग ओवर देयर, वो मेरी ही यूनिवर्सिटी के सीनियर थे। तो व्हेन आई वेंट इन एंड आई गॉट इंट्रोड्यूस, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ी काइंडनेस होगी उनसे, तो ज़ाहिर है थोड़ी अफिलिएशन हो गई। उन्होंने पूरे इंटरव्यू में तो जो करना था वो किया। उसके एंड पे उन्होंने मुझे एक मशवरा दिया जो मुझे आज तक किया था। उन्होंने कहा कि आई विल नॉट गिव यू दिस जॉब बिकॉज यू आर अ रॉकेट ट्राइंग टू लिफ्ट ऑफ विदाउट इनफ फ्यूल। वन ऑफ द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग डेज आई रिमेंबर। इतना बुरा लगा मुझे, और आई वेंट बैक एंड आई वॉज ऑब्वियसली डेवस्टेटेड। लेकिन उस दिन के बाद it proved to be the biggest kindness he could have shown to me. आज तक याद हूँ। और मुझे आई होप कि ज़िंदगी में कभी मुझे उनसे मुलाकात का मौका मिल जाए दोबारा, तो
तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा बहुत अच्छे जी, कि वो इतना ज़रूरी था मेरे लिए, उसने मेरे सालों बचा लिए। बहुत अच्छे, बहुत आला, ज़बरदस्त। ऐसे ही होता है जी। और इवन इफ ही डिडंट वांट टू, यू नो, मे बी ही वाज नॉट बीइंग काइंड, बट व्हेन यू लुक एट इट फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव, you see that it was a very kind gesture on his part. So now you basically what is happening is कि वो जो ज़िंदगी ने आपको उस जॉब को नहीं हासिल करने दिया, वो अल्टीमेटली what you realize today is कि वो बेसिकली आपके लिए बहुत अच्छा हो गया। तो वो जो काइंड असल में है पीछे, जिसने सब कुछ ही कंट्रोल करना है, उसकी काइंडनेस पे तो कभी भी शुबा ना करें, क्योंकि बहुत से मौके ऐसे आएंगे ज़िंदगी में जब अभी नहीं पता चलेगा कि इसमें क्या है खुदा की रहमत, बाद में पता चल जाएगा। और अगर ज़िंदगी के अख्ताम तक ना पता चले तो ये इसलिए क्योंकि ज़िंदगी ने तो जर्नी के तौर पे ख़त्म हो जाना है। आपको आखिरत में पता चल जाएगा कि कितनी काइंडनेस थी हर फैसले में, जिसने बड़ी बड़ी तकलीफ पहुंचाई उसमें भी कितनी काइंडनेस थी। राफिया, आई थिंक यू वांटेड टू से समथिंग। No, sirf I wanted to thank Mateen, and I just wanted to mention that my husband is very sick, and I needed to give him a medicine, but my children are abroad. So, that is where I was saying lack of courage, because this medicine can have very good effect, but it can also have very bad effect. So, that is what I was asking Moisab, how do I get the courage to do it and then face the repercussion. So Mateen, basically, thank you so much. Thank you. आमीन। अल्लाह ताला बहुत मदद करेगी, आसानियां पैदा फरमाए। फातिमा, आई थिंक यू वांट टू से समथिंग, प्लीज गो अहेड, अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा। आई डोंट नो, मुझे टाइम समझ नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि सच बोलना जो है ना एक करेजियस एक्ट होता है। लाइक अगर कोई मुझे ये भी पूछ रहा है कि तुम्हारा क्या हाल है और मेरा हाल ठीक नहीं है, मेरा मूड ऑफ है, तो मुझे लगता है कि मैं झूठ क्यों बताऊं कि मैं ठीक हूँ। बट देन फॉर लाइक मेरी लाइफ में वो प्रॉब्लम बन जाती है मेरे लव्ड वंस के लिए, एंड आई हैव टू फेस क्रिटिसिज्म फॉर दैट। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ कि क्या ऐसी छोटी छोटी बातों पे फिर झूठ बोल देना चाहिए। वो मुझे भी बहुत लाइक आई डोंट फील कि ये सही होता है, आपको सच ही बोलना चाहिए। एंड इट जस्ट बिकम्स अ वेरी कंफ्यूजिंग सिचुएशन because for me being truthful is very important. I think try to reinterpret the question. It's like, you know, when the British they say how do you do, they don't really want you to tell them how do you do. ये बात समझ में आ रही है आपको? इसका जवाब ये नहीं होता कि आई एम फाइन, इसका जवाब होता है हाउ डू यू डू। ये असल में कुछ हमारे एटिकेट हैं जिसको कि हम सिर्फ इसलिए फॉलो कर, राइट, इसको सिर्फ इसलिए फॉलो किया जा रहा होता है कि ये अच्छी नॉर्म्स हैं, यू नो। मैं आई एग्री, ये दे आर नॉट गुड एट ऑल एंड दे डोंट हैव अ गुड इम्पैक्ट ऑन यू। सिर्फ इसलिए कर रहे हैं लोग। वो पूछते हैं आपसे कि और फातिमा आपका क्या हाल है, और आप बताते हैं कि मेरी कल रात को नींद ही नहीं आई बिल्कुल। क्या तुम हर वक्त शिकायत कर, यू नो, ये एक अजीब सी चक्कर। मे बी वॉट दे वॉन्ट यू टू टेल इज सब ठीक है ना, और अगर नहीं है तो ठीक कह दो। दे डोंट रियली वांट टू नो हाउ यू आर। जी पूछा मुझसे, जिसने पूछा वो जेन्युइनली कंसर्न्ड होके उन्होंने पूछा, बिकॉज आई वाज लुकिंग डाउन एंड ही वाज लाइक बेटा आप घर जाना चाहती हैं, आपकी तबीयत ठीक है आज? तो बिकॉज मैं उनसे मिलती रहती हूँ तो ही कुड सेंस कि कुछ प्रॉब्लम है। राइट। सो उस पॉइंट पे मुझे लगा कि मे बी अ जेन्युइन रिस्पांस इज फाइन। और फिर क्या हुआ जब आपसे उन्होंने ये पूछा एंड दिस वाज योर इंटरप्रिटेशन, तो फिर क्या हुआ? एंड तो मैंने बोल दिया कि अंकल मेरा मूड ऑफ है, और फिर उन्होंने कहा कि बेटा आप घर चले जाओ ना। सो माय हस्बैंड हैड एन इशू विद दैट कि तुम्हें सच बोलने की क्या जरूरत थी, बिकॉज ऑब्वियसली आई वाज इन माय इन-लॉज। तो एंड आई वाज लाइक अब एक बंदा मुझसे पूछ रहा है तो मैं झूठ क्यों बोलूं, बट ही वांटेड टू लाइक सेव हिज इमेज और समथिंग। एंड ये मेरे साथ अक्सर होता है, इन लॉज के साथ इंटरेक्शन में। राइट।
जो कि मेरे लिए काफी फिर वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। फिर उन्होंने मुझसे जब शाम को पूछा कि अब मूड ठीक है, तो वो मैं समझ गई कि ये अब एक सोशल कर्टसी है, तो बोले यस अंकल अब ठीक है। राइट। असल में ये जो ये जवाब छोटी है ना छोटी जी, चीजें sorry. दे कंफ्यूज मी। आई वुड सजेस्ट कि इसमें थोड़ी सी ना थोड़ा सा डीपर जाकर देखिए। ये जो मूड ऑफ है ना, इट डज नॉट से एनीथिंग। आपको कुछ कंसर्न्स हैं, कोई कोई जहन में कोई चीज़ इस वक्त चल रही है, समथिंग इज़ बॉदरिंग यू। मूड ऑफ होने की वजह ये भी हो सकती है दैट यू माइट बी फीलिंग वेरी सैड, यू माइट बी फीलिंग यू नो डिसरिस्पेक्टेड, यू माइट बी फीलिंग पीपल आर बीइंग इनडिफरेंट। क्या वजह है इस वक्त आपकी? व्हाट इज़ द रियल फीलिंग? मूड ऑफ होना असल में कोई फीलिंग नहीं है, ये उन फीलिंग्स का नतीजा है। तो एक तो कोशिश करनी है इस पूरी जर्नी में, हम एज ही प्रोग्रेस, तो हम इसके ऊपर भी बात भी करेंगे, और अल्लाह ने चाहा तो वैसे भी दूसरी जगहों पे हम करते रहते हैं, तो कहीं से आपको मिल भी जाएगी इस पर। यानी बीइंग मोर अवेयर ऑफ योर फीलिंग्स, एंड फीलिंग्स आर द रिजल्ट्स ऑफ टू थिंग्स। इसको भी ध्यान में रखिएगा। एक, आपके मेंटल पैटर्न्स, something has bothered you which you already your unconscious does not like। ये इतनी ज़्यादा डीप रूटेड है कि वो आपको कॉन्शियस थिंकिंग से पहले ही नापसंदीदा हो गई है, उसके बारे में आगही। और नंबर 2, आपकी चेन ऑफ थॉट्स। ये दो चीज़ें हैं जो आपके फीलिंग्स बनाती हैं, और फीलिंग्स अगर लिंगर ऑन कर रही हों तो वो मूड्स बना देती हैं। जो चीज़ समझनी है वो ये कि मूड्स लोगों को समझ में नहीं आएंगे, लेकिन आपकी थॉट, आपके मेंटल पैटर्न्स, आपकी फीलिंग्स, ये ज़्यादा वो एसोसिएट कर सकेंगे। मैं लोगों से आप पूछें हाउ आर यू फीलिंग टुडे, तो उसका जवाब देते हैं गुड। मैं भी दे देता हूँ ये, आई एम फीलिंग गुड, जबकि देयर इज़ नो फीलिंग कॉल्ड गुड। वी आर वेरी वेग अबाउट आवर फीलिंग्स। आई एम नॉट फीलिंग वेरी गुड टुडे। नो, व्हाट आर यू फीलिंग? आई एम नॉट आस्किंग व्हाट आर यू नॉट फीलिंग, आई एम व्हाट आर यू फीलिंग। तो लेट्स ट्राई टू बी मोर अवेयर ऑफ इट, मोर कॉन्शियस ऑफ कि मैं क्यों फील कर रहा हूँ। और जब आप ये करने लग पड़ेंगे तो लोगों के लिए ज़्यादा समझ में आ जाएगी बात। अब देखिए, ये जो बात है ना कि मेरा मूड ऑफ है, इसको आप जानती हैं और आपने ख़ुद भी इसका जिक्र फरमा दिया। इसको सुनने वाला किसी भी तरह से इंटरप्रेट कर सकता है। मूड ऑफ होना इज़ नॉट अ वेरी क्लियर वर्डिक्ट अबाउट योर इनर फीलिंग। वो आपने वेग जवाब दिया है, और शायद वेग ही देना पेश नज़र हो, लेकिन जब आप वेग जवाब देते हैं तो फिर इंटरप्रिटेशन के लिए आप यू हैव नो रीज़न टू कंप्लेन कि भाई किसी ने क्यों ऐसा समझा है। फिर जिस तरह जो समझना चाहते हैं, क्योंकि जवाब ऐसा था। एक आदमी कहते हैं मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ है, तो अब आप उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो उसके बारे में इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करेंगे वो ये करेंगे कि गुस्सा क्यों चढ़ा हुआ है, या गुस्सा है, या फ्रस्ट्रेशन है, या इरिटेशन है, मे बी ही इज़ नॉट क्लियर अबाउट इट। इसके बारे में तहकीक करें। लेकिन मूड ऑफ तो किसी भी वजह से हो सकता है ना। दैट्स अ ह्यूज डोमेन जो आपने खुली छोड़ दी। तो मेरा ख्याल है कि इसके बारे में अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह इस अवेयरनेस से आपको फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा, अल्लाह ने चाहा तो। राय अदनान, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम मोहित साहब, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक, आपने सर एक सवाल जो है ना वो मेरे माइंड में आ रहा है, पता नहीं मैं आपको समझा पाऊंगा या नहीं। मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है, मैं काफ़ी देर से आपके साथ मतलब वो जर्नल वगैरह भी लिख रहा हूँ, सब कुछ है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि मैं मतलब अच्छा बनने का ड्रामा कर रहा हूँ, मतलब ना खुदा के लिए। कुछ फीलिंग्स आ रही हैं, लेकिन बस मुझे हर टाइम प्रिंसिपल लेफ्ट ज़िंदगी गुजारनी है, और उसके बाद अगर मैं एक असूल को लेके चल रहा हूँ आगे, तो लोग मुझे बड़ा रिजिड कह रहे हैं कि यार तुम मतलब मोल्ड ही नहीं हो रहे, किसी जगह पे फ्लेक्सिबल नहीं हो रहे, और वहाँ पर भी एक क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। दूसरे नंबर पे फिर अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन, जिस तरह आपने लास्ट आंसर में कहा था कि जज्बात जो है ना वो एक इल्मी रवैया है, और एक फिर जज्बात है। जज्बात जो हैं वो उसकी एग्जीक्यूशन के लिए हमें मतलब चाहिए होते हैं, मतलब कोई इल्मी रवैया समझ आ गया, लेकिन अब उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए जज्बा ही काम करेगा। तो जब आप एक जज्बाती रवैया अपनाते हैं तो उस सेंस में भी आपको क्रिटिसाइज ही किया जा रहा है कि आप बहुत जज्बाती हो गए यहाँ पे। तो इसको हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं? मतलब ये एक मतलब कंफ्यूजन है यहाँ पे कि इंसान एक इल्मी रवैया अपनाए, फिर भी क्रिटिसिज्म है, अच्छा बन जाए फिर भी क्रिटिसिज्म है। नहीं, ये मुझे वो जो मतीन ने बात फरमाई थी ना जी कि थोड़ी सी इसकी डिटेल चाहिए होगी।
मैं आपकी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं इनको पूरी तरह से अभी समझ नहीं पाऊँगा, इस तरह नहीं समझ पाऊँगा। आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ेगा कि मसलन आप क्या काम कर रहे हैं, इसमें किधर आपको महसूस होता है कि आप रिजिड, या किधर लोग कहते हैं कि आप रिजिड हो रही हैं, ये थोड़ा सा समझाएं मुझे। मैं आपको बताता हूँ, मैं क्वालिटी इंजीनियर हूँ, ठीक है। मुझे राइट, साइट पे स्टैंडर्ड की इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, कोड की इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, उसमें मैं स्टिक हूँ, ठीक ठीक है। है, उसके हवाले से जो आपने हमें असूल दिए थे पिछले दिनों, ऑनेस्ट रहना है आपने, मतलब ये हमारे जो असूल हैं, इसकी जब इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो लोगों लोगों के साथ ही हमारा एक, कह लें कि एक हमारा लोगों के साथ ही ताल्लुक कायम होता है, जो जो हमारे नीचे भी काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम अपने असूल की बात करते हैं तो उस टाइम क्रिटिसिज्म होता है कि यार ये बंदा तो बिल्कुल ही रिजिड है, एम्बेंडेड है, ये कभी किसी की बात नहीं सुनता, ठीक है। और हालांकि मतलब आप ये भी एक बहस ये भी है कि जब हम ज्यादा असूली हो जाते हैं ना तो फिर सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे होते हैं, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो उसमें फिर एक डिप्लोमेटिक वे से हम उसकी सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे होते, हम कहते हैं कि भाई मेरा मेरा मेरी ये डोमेन है, मैंने इसी के अंदर काम करना है, तो जी उस सेंस में फिर सोल्यूशन नहीं निकल रहे, कंस्ट्रक्शन के काम रुका हुआ है वहां पे कि बस ठीक है जी, एक बंदा ट्रबल मेकर है और उसने ट्रबल क्रिएट की हुई है, अगरचे कि वो सही है अपनी जगह पर, राइट है, वो बात सही कर रहा है, लेकिन ये कोई वे नहीं है कि बस ठीक है अब उसका सोल्यूशन भी तो निकालो ना। राइट, आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? राइट, जी जी समझ रहा हूँ। देखिए ये जो आप बात कर रहे हैं, मैं जो समझा हूँ, पहले तो मैं उसको आपसे शेयर करता हूँ। मैं आपको एक सोसाइटी के या लॉ के गिवन स्टैंडर्ड्स हैं जिन पर कंस्ट्रक्शन के काम को परखना है, ये आपके स्टैंडर्ड्स नहीं हैं। आपको असल में वो स्टैंडर्ड सोसाइटी ने या और इदारे ने या लॉ ने दे दिए हैं, ऐसा ही है ना जी? बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, अब जैसे सवाल ये जैसे मोर स्पेसिफिक, मैं मतलब अरामको में एज ए क्वालिटी इंजीनियर हूँ, तो हमारे अपने कुछ स्टैंडर्ड है अरामको के। राइट मेरा जो मेन रोल है उन स्टैंडर्ड की इम्प्लीमेंटेशन करवाना है कॉन्ट्रैक्टर से, मतलब कॉन्ट्रैक्टर हमारे अंडर काम कर रहे हैं, राइट तो उसमें मैंने अपने स्टैंडर्ड को देखा, साइट पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो मैंने उसकी वायलेशन डाल दी, अकॉर्डिंग टू दैट स्टैंडर्ड यू आर वायलेटिंग द रिक्वायरमेंट। अब ठीक है वहां पर सोल्यूशन नहीं निकल रहा, काम रुक गया, काम होल्ड हो गया कंस्ट्रक्शन का, वो कह रहे हैं कि दिस गाय इज अ वेरी रिजिड और मतलब ट्रबल मेकर और इस तरह के टाइटल के, काम हमारा चल नहीं पा रहा, काम नहीं चलेगा, प्रोडक्शन नहीं होगी, प्लांट नहीं चलेगा, अब उसमें मेरा क्या कसूर है? और ये सही कह सिर्फ रहे एक कंस्ट्रक्शन की नहीं सर, अब ये नॉर्मल लाइफ में भी जब हम अपने हैं किसी राइट प्रिंसिपल को मैं इम्प्लीमेंट समझ करते हैं गया तो वहां पे नहीं, असल में वो जो है ना जी, वो जिस वक्त हम अपनी नॉर्मल लाइफ में अपने प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वहाँ पर ये गुंजाइश हर हाल में रखनी चाहिए कि मैं दूसरे का पर्सपेक्टिव भी सुन लूँ। असल प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर अगर स्टैंडर्ड्स हैं तो या तो वो आपको उनको बुलाएं जो ये कह रहे हैं ना कि आप बहुत रिजिड हैं, उनको बुलाकर ये पूछें कि ये जो स्टैंडर्ड है क्या आप इसको क्या समझें, मैं इसको ये समझाऊँ, मुझे बताएं कि मैं किधर गलती कर रहा हूँ। ये जब वो आपसे एक्सप्लेन करेगा और वो ये मान लेगा कि हाँ यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है, तो अब प्रॉब्लम को इग्नोर कर देना, आज जो पाकिस्तान की सिचुएशन है ना जी, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, वो असल में ये है कि हमने वो जो रिजिडिटी आप कह रहे हैं कि आपने इख्तियार की है, वो की नहीं। हमने किसी चीज़ के भी स्टैंडर्ड को, किसी क्वालिटी को भी मेंटेन करने के मामले में कोई उसूल भी सामने नहीं रखा। फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पे हमने सब कुछ ही बर्दाश्त कर लिया। हमने सैंपल्स कुछ भेजे, प्रोडक्शन कुछ भेज दी, और उसके बाद ये कहा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं सारे। हम लोगों की जो प्रॉब्लम है वो ये कि हम इस प्रोजेक्ट के अंदर, आज जो मेरा प्रोजेक्ट है, इसी पे सारा मुनाफा अपनी ज़िंदगी भर का कमा लेना चाहता हूँ। मेरे सामने असल में नाम क्रिएट करना, मेरे सामने रेप्यूट क्रिएट करना, ये इशू ही नहीं होता। तो जब ये सिचुएशन है तो इसमें आपको जो इस वक्त मिल रही है, उलामे मिल रहे हैं ना, जो तमगे मिल रहे हैं, वो समझ लें आप कि ये वही तमगे हैं जिसके बारे में अरीते ने, उस वर्चू की गॉडेस ने उसको, हरकुलीज़ को वाजे कर दिया था कि ये मिलेंगे इस रास्ते पे। लेकिन इसको हमेशा याद रखें कि वो स्टैंडर्ड असल में आपने जो इंटरप्रेट किया है स्टैंडर्ड, उसके बारे में लोगों से पूछ लें क्या मैं गलत इंटरप्रेट कर रहा हूँ। देखें, ये स्टैंडर्ड है, इससे नीचे नहीं एक्सेप्टेबल, 1 इंच भी नीचे नहीं एक्सेप्टेबल। लेकिन क्या मैं स्टैंडर्ड को ठीक समझ रहा हूँ? इसके बारे में ओपन रहें, फ्लेक्सिबल रहें। अगर वो कहते नहीं आप ये नहीं ठीक समझ रहे, तो उसको ले जाते हैं, उसको किसी बड़े के पास ले जाएं, किसी थर्ड पार्टी के पास ले जाएं और समझा दें। इसके बाद जब स्टैंडर्ड मुतय्यन हो गया तो स्टैंडर्ड पर रिजिड रहना ही प्रिंसिपल का तकाज़ा है। आप इसी के लिए मुतय्यन किए गए हैं, यही पोजीशन है आपकी।
कट कर रहा हूँ सर, वो नहीं कोई बात इंटरप्रिटेशन एक्नॉलेजमेंट है, सब कुछ है, वो इसके बाद क्या बिल्कुल ठीक समझा जा रहा है, लेकिन उसके बाद जो रिस्पॉन्स आ रहा है ना, आप इस पॉइंट से समझें कि मतलब मैं सॉरी कि उसको फिर कुछ सराहा नहीं जा रहा इस बंदे को, मतलब समझ रहे हैं, मतलब आपने काम तो रुकवा दिया ना। अब वही चीज जब मैनेजर के पास आती है ना, तो मैनेजर उसको बड़ा डिप्लोमेटिक वे में देखता है, और अच्छा क्या कर सकते हैं, थोड़ा ले दे सकते हैं, क्योंकि अब काम भी चलाना है, प्रोडक्शन भी है, सब कुछ शट डाउन पड़ा हुआ है, तो वहां पर उसको ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, वहां पे आपका सूल चला हाँ गया है। करें। करें, वो अप्रिशिएट करें। देखें, आप मैनेजर से पूछ लें कि मुझे बता दें कि मेरी किधर तक फ्लेक्सिबिलिटी है। मुझे आपने यू हैव टू बी आंसरेबल। वो जो कह रहा है, अगर तो वो किसी उसूल पर कह रहा है तो उतनी फ्लेक्सिबिलिटी भी शो करना शुरू कर दें। जो प्रॉब्लम है वो ये कि अपने स्टैंडर्ड्स को इसलिए नहीं आपने एडजस्ट करना कि इसके नतीजे में काम चलता रहेगा, काम बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्वालिटी प्रोड्यूस करनी है हमने, इसीलिए आपको हायर किया गया है ना। तो मैनेजर मैनिपुलेट कर रहा है, नहीं नहीं, आप देखें मैनिपुलेट मैनिपुलेशन कर में तो अगर आप ये आपकी राय है कि वो मैनिपुलेट कर रहा है, अगर ये राय है तो आप उसके साथ नहीं, आपको मतलब छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ देंगे। यानी जो जिम्मेदारी आपको दी गई है आपको उसको दयानतदारी से अदा करना है। दैट इज राइट। इट। अच्छा, वो आपकी रिटन डाउन है कि ये स्टैंडर्ड्स हैं, इनकी एडहेरेंस को, इनकी इनकी कंप्लायंस को आपने आपने असेस करना है और उसमें आपने दयानतदारी से करना है काम। चलिए जी, थैंक यू सो मच एवरीवन।